तो आइए आज हम लोग 2014 में पूछे गए विज्ञान प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं U-235 लिखा हुआ है। U-235 का मतलब हो गया यूरेनियम 235। क्या हुआ? यूरेनियम 235। ठीक है, तो इसके बाद है कि प्रत्येक नाभिक के विखंडन में मुक्त होने वाली ऊर्जा लगभग होती है। तो 200 ME और V लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप दो ही चीज़ सीखिए। सबसे पहले कि U जो लिखा हुआ है, इस U का मतलब क्या होता है? यूरेनियम होता है। और दूसरा बात ये याद रखिए कि यूरेनियम के ऊपर में जो रहता है ना, उसको द्रव्यमान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रव्यमान बोला जाता है। और तीसरी बात ये भी सीखिए कि परमाणु के नाभिक में क्या सब होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर मारता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आपको ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी का मात्रा क्या होता है? एनर्जी का मात्रा जूल होता है। एनर्जी का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यू का मतलब यूरेनियम, नाभिक का मतलब तो समझते हैं न्यूक्लियस, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और नाभिक में कौन कौन सा कण होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक कितने कण है? तीन कण है। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर मारता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में रहता है। ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं, एनर्जी का जो यूनिट है, यूनिट मतलब मात्रक, वो क्या है? तो जूल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु भट्ठी में कैडमियम के छड़ों का क्या काम है? देखिए, परमाणु भट्ठी में, इसको आप कट कर दीजिए। इतना ही याद कीजिए कि कैडमियम की जो छड़ है, किसकी छड़? कैडमियम की छड़। उसका काम क्या है? तो इसका काम है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में। यानी कि ये आपको कैडमियम की जो छड़ होती है, छड़ समझते हैं ना, जिसको आप रॉड कहते हैं, आप घर बनाने में जो रॉड का यूज करते हैं, तो उसी तरह से वो लोहा का छड़ है, लेकिन यहाँ पर कैडमियम का छड़ है। और इस कैडमियम का छड़ का काम क्या है? तो यह अवशोषण करता है। और किसका अवशोषण करता है? किसका? न्यूट्रॉन का। किसका अवशोषण करता है? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का ये अवशोषण करता है, तो वही वह करता है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए जो है सो न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, इसलिए उसको कहता है अवशोषक। तो यहाँ पर अवशोषक का काम कौन किया? बताइए, अवशोषण कौन करता है? न्यूट्रॉन। यहाँ पर स्पष्ट है कि नाभिकीय विखंडन में आपको उसको नियंत्रित करने के लिए, इनके कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है। कौन करता है? कैडमियम की छड़। तो जो अवशोषण करता है उसी को अवशोषक कहेंगे। कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कैडमियम की छड़ करता है, तो अवशोषक उसी को कहेंगे हम लोग। बात समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पर। अगला है एल्यूमिनियम। बताइए, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होगा? एल्यूमिनियम के समस्थानिक 13 Al और ऊपर में 27 है। बताइए, तत्व के ऊपर में ये 27 है। क्या है 27? द्रव्यमान संख्या है, ठीक है ना। तो कहता है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। और इस तरह का एक प्रश्न पूछेगा, इसलिए आप लोग इसमें VVI लिख लीजिए। ये कैसे बना उसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, 27 ऊपर में था और उसमें से 13 को घटा दिया तो कितना आ गया? 14 आ गया। यानी कि जब भी आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो, किसकी संख्या? याद कर लीजिए, बढ़िया से क्वेश्चन को देख लीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या जब भी ज्ञात करना हो तो आप क्या कीजिए कि पावर में जो है, पावर में जो रहेगा उसमें से नीचे वाला को क्या करना है? घटा देना है। बताइए, क्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा? न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दे तो ऊपर वाला में से नीचे वाले को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो बताइए, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, यानी कि आवेशहीन। तो बताइए कि न्यूट्रॉन क्या नाभिक में रहता है कि नाभिक के बाहर? अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन कण है, परमाणु का एक कण है। अगला प्रश्न है, एक क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में सही नहीं है। कहता है कि एक क्षण चुंबक के कारण, ठीक है, चुंबक कैसा है? एक क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा। यानी कि देखिए, क्षण चुंबक जो होगा, मतलब जैसे कि मान चलिए ये कलम है। कलम, अगर ऐसा कलम को एक क्षण मान लीजिए और उसमें अगर चुंबक की मात्रा है तो वहाँ पर चुंबकीय बल उत्पन्न होगा कि नहीं? वही कह रहा है कि एक क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कौन सी सही नहीं है? तो देखिए, कौन सही नहीं है? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक की उत्तरी ध्रुव पर प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं, ये सही नहीं है। जबकि सही कौन सा है? तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्रों के रूप में होती है। इस लाइन को आपको याद रखना है, याद रखिए, इस लाइन को याद रखना है आप लोगों को। दूसरा में सी में है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताती है। और चौथा है आपको, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। याद रखिएगा,
चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यानी कि ये आप इसका 54 के प्रश्न के अनुसार से इसका सही आंसर बी होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं वाला है, तो नहीं वाला याद करके हम क्या करेंगे, इसलिए आप लोग जो सही वाला है, तो यहाँ पर चारों को हम लोग को याद करना है। आपको ए को याद करना है, सी को याद करना है और डी को याद करना है, और इसको रट के ही याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। एक तो याद हो ही गया होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, एक तो याद हो गया होगा। इस दो को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पहला जैसे कि ए में है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्रों के रूप में होती है, सही बात है। चुंबक कभी भी देखिएगा एकदम मतलब वृत्त के जैसे गोल होता है, तो वही है, तो वृत्त के जैसे जो होता है तो बंद हो गया ना, बंद। वो भी वक्र, वक्र मतलब क्या होता है, वक्र मतलब टेढ़ा, वक्र मतलब टेढ़ा, तो वही टेढ़ा रहता है ना, ऐसे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो वक्र रहता है, टेढ़ा रहता है, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्रों के रूप में होती है, ये भी याद हो गया होगा। सी में याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताती है। बात समझ में आती है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, एक परिवार के द्वारा दो विद्युत बल्ब बताइए आपके बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है, निष्क्रिय गैस कौन सा, जैसे कि नाइट्रोजन रहता है, आर्गन रहता है, ठीक है। बताइए विद्युत बल्ब का जो ये रहता है आपको जो फिलामेंट, वो कैसे का बना होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब प्रत्येक 100 वाट और दो विद्युत पंखे प्रत्येक 200 वाट का उपयोग प्रतिदिन 5 घंटे के आता है। 30 दिन की अवधि में कुल उपभोग कितना होगा। उपभोग का मतलब सीख लीजिए, उपभोग मतलब होता है उपयोग, क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको आगे हम लोग अभी छोड़ के चलते हैं, आगे देखेंगे। अगला है, आकाश के नीले रंग का कारण पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान गैसों के अणुओं से सूरज की किरणें का क्या है। देखिए यहाँ पर अगर प्रश्न को सीधा सीधा समझा जाए तो बस ये प्रश्न है कि आकाश जो नीला दिखता है उसका कारण क्या है, तो इसका डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिए आप लोग, प्रकीर्णन। तो एक ही बात समझिए कि आकाश जो नीला है, तो नील को खरीद के लाते हैं कपड़ा में देने के लिए, तो कीन के लाते हैं ना, इसलिए आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल, लड़का बहुत अच्छा है। चलिए अब यहाँ पर ये चित्र द्वारा परिपथ में, परिपथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्किट, क्या कहते हैं, परिपथ में टर्मिनल एक्स और वाई के मध्य प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक बताइए, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, हाँ, प्रतिरोधकता कहेगा तो ओम मीटर, ठीक है। अब आगे है, तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये वाला सिंबल, ये किसका सिंबल है, ओम का है ना, ये सब ओम का सिंबल है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, फिलहाल आगे हम लोग इसको देखेंगे फिगर की दृष्टि से। आगे है, नियत तापमान पर रखे गए धातु के तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है इसकी किस पर। देखिए कल प्रश्न किए थे आपको कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, मोटाई पर। इधर आइए, आप इधर आइए, देखिए तो लंबाई पर निर्भर करेगा जी, और क्षेत्रफल पर भी करेगा, मतलब क्षेत्रफल का मतलब मोटाई हो गया। अच्छा, तार के पदार्थ पर भी करेगा कि यह तार क्या चीज का बना हुआ है, लेकिन सतह का रंग पर थोड़ी निर्भर करेगा। तो इसलिए यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रतिरोधक जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर नहीं करेगा, सतह के रंग पर नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, बात समझ के। चलिए अगला प्रश्न है, फोकस दूरी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, स्मॉल एफ। फोकस दूरी के उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस आ गया ना, तो बताइए कि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। चलिए, तो उत्तल लेंस को इस प्रकार रखा गया कि सूरज की किरणें, चलिए इसकी सतह पर लंबवत पड़ती है। यदि लेंस की दूसरी ओर रखा गया एक कागज का टुकड़ा जलने लगे तो कागज की लेंस से दूरी क्या होगी। अब देखिए, आप लोग बच्चे में जब छोटे थे तो उस समय आप देखते होंगे कि बच्चे लोग क्या करते हैं, औजार बक्स में से एक लेंस रहता है, वो लेंस को लेता है और कागज के टुकड़े पर डालता है तो कागज जल जाता है। तो वही पूछ रहा है कि इसके लिए आपको दूरी कितनी होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो किसके किसके बीच दूरी पूछ रहा है। तो कहता है कि यदि लेंस की दूसरी ओर रखा जाए, मतलब लेंस की दूसरी ओर, जैसे ये लेंस है तो लेंस की दूसरा ओर रखा जाए, ठीक है, तो आपको जो है एक कागज का टुकड़ा जलने लगे तो कागज और लेंस से दूरी क्या होगी, कागज और लेंस की दूरी, किसकी दूरी, कागज और लेंस की दूरी, तो D बराबर F, यानी कि आपको जो है सो यहाँ बता रहा है कि दोनों की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रश्न है, एक मोटर गाड़ी में उसके पीछे का दृश्य देखने के लिए, कुछ मन में आ गया होगा, और आप लोग ध्यान सुनिए, इसी तरह से जैसे ही पीछे का हम नाम लिए, पीछे के दृश्य देखने का, तो मन में आपको इमेज बन गया होगा कि उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस या दर्पण होगा। तो कहने का मतलब इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पढ़े और मन में जो आंसर आ जाए उसी को आपको मारना है, और 100% सही होने का नहीं तो 99% होने का चांस जरूर रहता है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक मोटर गाड़ी में पीछे देखने के लिए आपको जो है उत्तल दर्पण का उपयोग क्या आता है, क्लियर हो गया।
ठीक है। यदि दर्पण 5 मीटर की दूरी पर विद्यमान एक बस मोटर गाड़ी के ड्राइवर को 1 मीटर की दूरी पर प्रतीत हो तो वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये आपको न्यूमेरिकल है। यहाँ से हम लोग एक ही चीज़ जाने कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए। तो बताइए कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा, वास्तविक और उल्टा। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए उत्तल दर्पण में प्लस होगा आंसर में कि माइनस होगा? अगला है चित्र में प्रदर्शित व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका अज्ञात प्रतिरोध का मान हो जाएगा आपको 75 ओम। क्या हो जाएगा? 75 ओम किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। करना ही बता। चलिए यहाँ समझ में आ गया 75 ओम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बोलने से कुछ याद आया? जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी, बिल्कुल। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में 45 डिग्री पर दागी गई गोली का पथ क्या होगा? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए प्रश्न को। यहाँ गोली मारने की बात हो रही है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कौन हुआ? नीचे हुआ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है ना, तो नीचे हुआ। तो क्षैतिज से 45 डिग्री कड़ा की मतलब धरती से 45 डिग्री दागी गई, 45 डिग्री पर दागी गई गोली का पथ कैसा होगा? तो परवलयकार होगा। कैसा होगा? परवलयकार होगा। इसको भी वाई करके लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग रट करके। अगला प्रश्न है जो कि आपको आता होगा कि रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वो किस पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय गति नियम। किस पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। ठीक है, रॉकेट का प्रक्षेपण किस पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। तृतीय गति नियम पर आधारित है। ठीक है, पहले पढ़े थे। और रॉकेट से संबंधित अगर प्रश्न आए तो एक बात और याद रखिएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो बताइए आप लोग कि रॉकेट जो है उसका ईंधन का नाम क्या है? बताइए। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। ध्यान दीजिए, 1 किलो द्रव्यमान का आपको जो है सो एक गेंद है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किधर हुआ? नीचे हुआ। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बात समझ रहे हैं, 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है तो पृथ्वी की सतह से टकराते वक्त गेंद का वेग क्या होगा? ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको फिलहाल हम लोग छोड़ के चलते हैं। 2-3 चीज जानते हैं। पहला बात कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। सही बात है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का अंग्रेजी क्या होता है? जी, कैपिटल जी। और उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। फिर यहाँ पर गेंद का वेग है। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बताइए कि समय का मात्रक क्या है? समय का मतलब सेकंड है। बिल्कुल। और दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मीटर है। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। चलिए, तो अगला प्रश्न है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक व्यक्ति है ना, द्रव्यमान का मतलब भार समझिए यहाँ पर। ठीक है, एक व्यक्ति है जो G/2 त्वरण से नीचे की ओर जा रही है। लिफ्ट, बताइए लिफ्ट से कुछ याद आया? हाँ। ठीक है, तो जो भार अनुभव करेगा वह बराबर कौन सा होगा? 25 ग्राम। ये भी न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ के हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, 1 रुपये के सिक्के की परिधि पर चिन्ह लगाकर, देखिए 1 रुपये का सिक्का है, उस पर जो है सो उसके परिधि मतलब ये जो गोला है ना, उस गोला पर चिन्ह लगाकर इस कमरे के फर्श पर लुढ़का दिए। उसको उस पर चिन्ह लगा दिए, ऐसे करके घस दिए और कमरे के फर्श पर उसको लुढ़का दिए। ठीक है, मतलब गुरका दिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, तो दिया जाता है तो सिक्के पर लगे चिन्ह का पथ जो होगा वो वृत्ताकार होगा। देखिए, सिक्का पर लगे चिन्ह का पथ जो होगा क्या होगा? वृत्ताकार। मतलब समझ लीजिए, देखिए सिक्का जो है, सिक्का को लुढ़का दिए, एक जगह चिन्ह लगाए, और ये सिक्का है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? सिक्का है। ये सिक्का जो फर्श पर चलेगा तो चिन्ह कैसे है? चिन्ह भी ऐसे चलेगा ना, तो ऐसे ऐसे जो चला तो किसके जैसे चला? वृत्त के जैसे चला। इसीलिए याद रखिए कि सिक्के पर लगे चिन्ह का पथ क्या होगा? वृत्ताकार। बात समझ में आया कि नहीं मेरा बात? जी सर। चलिए अब आगे है। चलिए अगला प्रश्न है, एक कार यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष बची हुई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो कार का औसत चाल क्या होगा? तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। फिलहाल एक चीज जानिए कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। सही बात है, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो बताइए समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन होगा। चलिए एक बांध के बारे में बात करते हैं। एक बांध के टरबाइन समझते हैं आप लोग? घुमाने वाला, वो जो घूमता है आपको, जो सो ये पवन चक्की में जो रहता है ना आपको बड़ा वाला, तो उस पर फीता लगा रहता है, वो जो नचता है तो उसको टरबाइन कहते हैं। इससे बिजली प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो टरबाइन के पहिए पर पानी गिरकर विद्युत उत्पन्न करती है। स्पष्ट हो गया ना? क्या उत्पन्न करती है? विद्युत, मतलब बिजली।
इस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण का सही क्रम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देख लीजिए। जो टरबाइन चलता है, जरा ध्यान दीजिएगा, टरबाइन जो चलता है, तो टरबाइन चलता है तो देखिए टरबाइन को चलाने के लिए सबसे पहले साइकिल जो आप चलाते हैं तो पहले बॉल बारिंग से उसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, मतलब एक जगह उसको क्या करते हैं, स्थित कर देते हैं। उसको पहले एक जगह स्थित कर देते हैं, जब स्थित करते हैं तभी तो उसमें गति लाते हैं हम लोग। जैसे पैडल मारते हैं तो गति में आता है, तो गति ऊर्जा हो गया। पहले कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। पहले स्थितिज ऊर्जा। पहले स्थितिज ऊर्जा, तब गतिज ऊर्जा। अभी हम पूरा क्लियर कर दिए हैं कॉन्सेप्ट, फिर भी आप लोग फंस रहे हैं। पहले हम लोग उसको एक स्थिति पर लाते हैं ना, एक स्थिति पर ला करके बॉल बारिंग को टाइट करते हैं, तो पहले स्थितिज ऊर्जा, फिर उसका हम चलाते हैं तो गतिज ऊर्जा, गति में आ गया। फिर जब गति होता है तो फिर क्या होता है, घूर्णन, मतलब घूमता हुआ रह जाता है, तो घूर्णन गति। इसके बाद हो गया आपको विद्युत ऊर्जा। जब घूर्णन होता है इसके बाद बिजली निकलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई में वीवीआई समझिए, मोस्ट वीवीआई समझिए। ये जो पहले सबसे पहले बताइए, दिमाग से बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले स्थित करेंगे, स्थित के बाद फिर उसमें गति करेंगे, गति करने के बाद फिर वो घूरने लगेगा, तो घूर्णन हो गया। और घूर्णन के बाद फिर क्या होगा, विद्युत निकलेगा, बिजली। बात समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अगला है, यदि रेखीय गति कर रहे, रेखीय गति समझते हैं? बताइए रेखीय गति क्या होता है? रेखा मतलब एक रेखा, सीधी रेखा। और सीधी रेखा पर जो कोई चीज, जैसे आप चलेगा, चाहे कोई गाड़ी चलेगी, तो वो हो गया रेखीय गति। बताइए ट्रेन कौन गति पर चलता है? रेखीय गति पे। समझ में आ गया ना? तो वही बात है। तो रेखीय गति कर रहे एक कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए। ध्यान दीजिए कि रेखीय गति कर रहे एक कण का संवेग क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा जिस अनुपात में परिवर्तित होगी वो कौन सी अनुपात होगी? तो 4:1 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि रेखीय गति कर रहे एक कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए। बताइएगा, रेखीय गति मतलब कोई ऐसा वस्तु है जो रेखीय गति कर रही है, जैसे कि ट्रेन, और जब उसके संवेग को दोगुना कर देंगे, किसको क्या कर देंगे? दोगुना, तो उसकी गतिज ऊर्जा जिस अनुपात में परिवर्तित होगी वो अनुपात क्या होगा? तो 4:1 हो जाएगा। बात समझ में कुछ आया यहाँ तक? मतलब सीधा रेखा पर कौन चलता है? ट्रेन। और ट्रेन जो चलती है उसके संवेग को क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे, तो उसके जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न है, यदि निर्वात में, निर्वात का मतलब जहाँ पर खाली जगह भी नहीं है, जहाँ पर खाली जगह भी नहीं, मतलब जहाँ पर हवा भी नहीं है, उसको कहा था निर्वात। जैसे ट्रेन से कभी सफर कीजिएगा तो देखिएगा कि जब ट्रेन में कोई खतरा होता है तो चेन को खींच देता है। तो चेन को जो खींचता है तो उससे क्या होता है बताइए? जैसे ही चेन को खींचता है तो उसमें गैस भरता है, मतलब उस जगह को रोक देता है। जैसे कि आपको धुआं लगता है, आप क्या महसूस करते हैं? अवनाने लगते हैं आप, मतलब आपको आगे बढ़ना क्या होता है? आपको आगे बढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसी तरह से है कि ट्रेन में जब वो जो जगह बना हुआ रहता है उस जगह को क्या करता है? रोक देता है, जिसके कारण से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती है। तो एक निर्वात में प्रकाश की चाल सी हो, एक निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो? सी हो, और अपवर्तनांक क्या हो? म्यू हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो C/म्यू, C/म्यू। और मी को हम क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। मी को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। मी को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक मरीज के दृष्टि से, जैसे मरीज बोले कुछ याद आ गया होगा आप लोगों को, कौन सा लेंस? अवतल लेंस नहीं, एक, हाँ एक नहीं, दर्पण नहीं, अवतल दर्पण भी, वो भी सही है, लेकिन लेंस से ना डॉक्टर देखेगा मरीज को, नहीं समझे? यंत्र में लेंस लगा रहता ना। एक मरीज की दृष्टि से ठीक करने के लिए डॉक्टर -2.5D है। देखिए ध्यान दीजिए, माइनस लगा हुआ है, तो शक्ति का लेंस का उपयोग करने की सलाह देता है। लेंस की फोकस दूरी और किस्म कौन सा है? तो बताइए कौन सा लेंस होगा? बताए थे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में माइनस, तो जिसमें माइनस इसमें उसका उल्टा होगा। तो यहाँ तो देखिए, वही उत्तल में हम लोग माइनस देखे थे ना, उत्तल में माइनस देखे थे, तो दर्पण में क्या होगा? प्लस। बात समझ में आया? तो वही बात है कि यहाँ पर आपको जो है, तो ये माइनस जो है, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, -2.5D। तो ये याद रखिएगा कि लेंस में कभी भी लेंस में अगर माइनस लगे तो समझ लीजिए कि वह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। लेंस में माइनस लगे तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। तो बताइए दर्पण में अगर अवतल हो तो वहाँ पर क्या लगेगा? प्लस लगेगा, मतलब ठीक इसका उल्टा होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? विशेष परिस्थिति में न्यूमेरिकल है, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक इसी तरह से आपको 72 नंबर प्रश्न जो है ये भी आपको न्यूमेरिकल है। जरा एक बार इसमें से भी कुछ पढ़ के निकाल लेते हैं। ये मीटर प्रति सेकंड वेग की संचरण करती हुई प्रकाश की तरंग। बताइए प्रकाश क्या है? एक क्रिया है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, और वो अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है? अनुप्रस्थ। बताइए। अनुप्रस्थ है। चलिए सोच के बताइए, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है?
एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक रश्मि, रश्मि मतलब बताएंगे आप? रोशनी। रश्मि मतलब होता है किरण, सूरज की किरण जो आती है उसको रश्मि बोला जाता है। एक प्रकाश की एक रश्मि है ना 1.5 अपवर्तनांक, बताइए अपवर्तनांक को हम क्या चीज की दृष्टि से दिखाते हैं? अपवर्तनांक म्यू से। अभी जस्ट देखे थे ना कि अपवर्तनांक को म्यू से नहीं दिखाते अभी। म्यू। हाँ, अपवर्तनांक जो है म्यू से दिखाते हैं। वाली कांच की एक टुकड़ी पट्टिका को पार करने में 1 नैनो सेकंड का समय लेता है। कांच की एक पट्टिका की मोटाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला है, इंद्रधनुष बनने का कारण सूर्य की किरणें वायु में विद्यमान पानी की बूंदों में से है ना अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बस एक ही चीज समझिएगा कि इंद्रधनुष को बनने का कारण क्या है? अपवर्तन। तो याद रखिएगा अपने आप बनता है इसलिए अपवर्तन, और दूसरा हो जाएगा आंतरिक परावर्तन। बोलिए बताइएगा। अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। बताइए इंद्रधनुष बनने का कारण? अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। और आकाश का रंग नीला दिखने का कारण? प्रकीर्णन। किसका प्रकीर्णन? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। चलिए, टी तनाव के लिए समान घनत्व आई लंबाई की एक डोरी 2 लूपों में कंपन करती है। डोरी की लंबाई एवं घनत्व नियत रखते हुए एक लूप में कंपन कराने के लिए आवश्यक तनाव क्या होगा? T/4 होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका जो अगला सेकंड पार्ट है वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। बैक की क्लास में जो हम छोड़ दिए थे उसको हम पूरा करते हैं, और इस दोनों वीडियो को हम कंबाइन करके ही वीडियो डालेंगे, तो आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि पहला प्रश्न है दृष्टि दोष से संबंधित है। किससे संबंधित है? दृष्टि दोष से। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? अब जरा प्रश्न को हम लोग समझेंगे। लिखा है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से हम कट कर देंगे, किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? दृष्टि दोष, अब इस प्रश्न को जरा पढ़ेंगे आप लोग, है ना। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए है ना किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो वैनिला शत यानी कि एसेंस को, वैनिला शत यानी कि एसेंस को। ठीक है, तो दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए है ना किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? वैनिला शत यानी कि एसेंस को। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का मतलब जो खट्टा हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कट कर देंगे कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। तो देखिए, नींबू का रस तो ऑलरेडी खट्टा लगता ही है, ये आपको पता ही होगा। मानव का जो रक्त होता है, खून, वो थोड़ा सा आपको नमकीन महसूस होता है। कभी आप देखिएगा ब्लड कभी चेक करके देखिएगा, नमकीन महसूस लगता है। फिर चूने का जो पानी है वो क्षारीय होता है। ये प्रति अम्ल होता है। प्रति अम्ल का मतलब अम्ल का स्वाद नहीं होकर के कोई और भी स्वाद होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का कौन हुआ? नींबू का रस हुआ। तो बताइए नींबू का पीएच मान 2.2। सही बात बताए। ठीक है, तो बताएं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तन में एल्यूमिनियम काम आता है। सही बात है, एल्यूमिनियम का बर्तन होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म के लिए वह उत्तरदायी है? तो इसका जो है ऑप्शन 1 और 4 बता रहा है, यानी कि एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक में क्या है कि उच्च ऊष्मीय चालकता। उच्च ऊष्मीय चालकता का मतलब क्या हुआ? एल्युमिनियम का बर्तन देखिएगा तुरंत हीट होता है और तुरंत वह ठंडा भी हो जाता है। समझ में आ गया होगा। उच्च ऊष्मीय चालकता का मतलब उसमें तुरंत उसमें आता है, मतलब चालन करता है। और दूसरा है आपको उच्च गलनांक भी है, यानी कि उसमें जो है सो गलनांक जो पाया जाता है वो भी आपको अधिक पाया जाता है। तो इसलिए बताइए एल्युमिनियम की 2 विशेषता बताइए। एल्युमिनियम के बर्तन की 2 विशेषताएं, उसमें चालकता उच्च होती है और उसका गलनांक जो होता है वो भी उच्च होता है। ठीक है, गलनांक भी उसका उच्च होता है। किसका? एल्युमिनियम के बर्तन का। बताइए एल्युमिनियम के बर्तन की विशेषता बताइए। उच्च ऊष्मा चालकता और उच्च गलनांक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसको कट करेंगे, कौन सी धातु है जो प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है? देखिए कौन सी ऐसी धातु है जो प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है? तो एक इसका Zn हो जाएगा यानी कि जिंक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 4 नंबर Ag हो जाएगा। यह प्रकृति में आपको हाँ प्रकृति में स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होगा तब इसका आंसर Au होगा, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। ये बताता है प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है। प्राकृत अवस्था में पाई जाती है यानी कि शुद्ध रूप से, जैसे कि मान के चलिए चांदी है, सोना जो हम लोग आभूषण बनाते हैं उसमें दूसरा चीज़ मिलाते हैं। तो वही बताता है यहाँ पर कि कौन सी ऐसी धातु है जो प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है। तो वह है आपको जिंक, और दूसरा क्या है? चांदी है। पहला जिंक है, दूसरा क्या है? Zn से क्या होता है? जिंक होता है, और Ag से क्या होता है? तो वायु में लंबे समय तक, ध्यान दीजिए, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर का मतलब बताएंगे आप दोनों? चांदी।
सिल्वर का मतलब चांदी। चांदी। तो बताइए चांदी के बारे में कुछ पता है आप लोगों को, कुछ बता सकते हैं? बताइए। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। और चांदी के बारे में और कुछ जानते हैं कि इसका संकेत क्या होता है? Ag होता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। देखिए अगर हम वायु में, वायु का मतलब हवा में, लंबे समय तक यदि हम उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सही बात है। अगर आपसे पूछेगा कि सिल्वर को अगर वायु में लंबे समय तक रखेंगे और उद्भासन करेंगे तो इससे कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। और यह निम्नलिखित में किसके बनने के कारण होता है? तो याद रखिएगा अगर Ag2S यानी कि है ना, Ag2S बनने के कारण से चांदी को अगर आप वायु में रख दीजिएगा ना, जैसे सोना को आप वायु में रखिएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा उस पर? इसलिए तो कहा था कि वो मुक्त अवस्था में पाया था, उस पर कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल मुक्त रहता है, फ्री रहता है वो। लेकिन चांदी को आप रख देते हैं, आप चांदी का पायल पहनिए, आपका चांदी का पायल कैसा होता है? काला होता है। किसके कारण से? क्योंकि उस पर Ag2S बन जाता है। क्या बन जाता है? Ag2S बन जाता है। Ag2S क्या बन जाता है? Ag2S। देखिए Ag से तो चांदी होता ही है, चांदी का आप जो पायल पहनते 2 को पहनते थे, इसलिए Ag2 तो 2 हो गया। और दूसरा में है कि आपको S लगा हुआ, तो S याद रखिएगा। Ag2S के कारण से चांदी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की क्या होती है? एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए गए विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो PVC है। तो बताइए PVC का फुल फॉर्म? पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि इसमें से विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है? तो विद्युत रोधी पदार्थ जो है वो PVC है। देखिए इसमें आप पूरा प्रश्न को याद मत कीजिएगा, ये जो है यहाँ तक ये सबको कट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि विद्युत रोधी पदार्थ है तो कौन है? तो PVC। विद्युत रोधी पदार्थ क्या है? PVC। बताइए ग्रेफाइट से होकर के विद्युत पास करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, सल्फर से होकर के, सल्फर से भी करेगा, लेकिन PVC जो है वो विद्युत रोधी है, यानी कि विरोध करता है। वो एक जगह से दूसरे जगह PVC के माध्यम से जो है सो विद्युत नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसको विद्युत रोधी पदार्थ कहा गया है। तो बताइए ग्रेफाइट कुचालक है कि सुचालक है? सुचालक है। सल्फर वो भी सुचालक है। ठीक है, तो ये जो सल्फर है, यहाँ पर सल्फर के बारे में आपको बताया। देखिए ये सल्फर का उपयोग भी आपको जो है सो ये विद्युत रोधी के रूप में क्या आता है, लेकिन समानतः यहाँ पर लगा हुआ था। देखिए क्या लगा हुआ है? समानतः। और समानतः का मतलब क्या होता है? जनरली, मतलब अधिकतर जो है तार पर जो प्रयोग किया आता है विद्युत रोधी, ऊपर से प्लास्टिक लगा रहता है ना, तो उसमें कह रहा है अधिकतर क्या चीज़ का प्रयोग किया आता है? तो PVC का। किसका? PVC का। PVC का फुल फॉर्म बताइए? पॉली विनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर बताएंगे आप लोग। बेकिंग पाउडर का और कौन सा पाउडर कहा था? मीठा सोडा और खाने वाला सोडा। तो इसका सूत्र बताएंगे? Na2CO3। हाँ, Na2CO3। तो बेकिंग पाउडर एक अवयव है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका अन अवयव कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल है। एसिटिक बताइए, एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइए? CH3COOH। बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कहाँ पर पाया जाता है? आपके पास पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पेट में। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनेगा तो खाना अच्छा नहीं होगा। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। इमली में। कहाँ पर? इमली में। और सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बताइए बैटरी में हम लोग डालते हैं। कहाँ पर डालते हैं? गाड़ी के बैटरी में हम लोग डालते हैं। तो बताइए बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। बेकिंग पाउडर और क्या कहता है? खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा है, तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा था कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसका अन अवयव एक और भी है। कौन सा अवयव है? तो एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। ठीक है, अगला है सिरका। ठीक है, सिरका जो है इसका विलयन क्या है बताइए? सिरका में आपको, सिरका के जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है? सिरका में क्या होता है? 5 से 8% जो है एसिटिक अम्ल होता है। 5 से 8% क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है बताइए? 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। आपका अगला प्रश्न है आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी बताइए, आवर्त सारणी का जनक किसको कहा है? मोसले को कहा था। आवर्त सारणी का जनक किसको कहा है? मोसले को। तो आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, देखिए आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर आपको परमाणु आकार क्या होता है? तो घट जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से यदि दाएं जाइएगा, ध्यान दीजिए, बाएं से दाएं जाएंगे, ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा। ये दायां हाथ है, बायां से ये हाथ अगर ऐसे चल रहा है तो जगह क्या हो रहा है? कम रहा है ना। बस इसलिए याद रखिए कि आवर्त सारणी के बाएं से यदि दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा।
चलिए, ग्रीष्म काल में जल को देखिए, जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण से आपको ठंडा हो जाता है? ये प्रश्न रिपीटेशन है, सबसे पहला रिपीटेशन है या फिर आप लोगों में आया था? ग्रीष्म मतलब गर्मी काल में, अभी गर्मी काल चल रहा है और हम लोग मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं और जब पीते हैं तो ठंडा महसूस होता है। क्यों? वाष्पीकरण के कारण से, वाष्पन के कारण से। किसके कारण से? वाष्पन के कारण से। किसके कारण से? वाष्पन के कारण से जो है आपको ग्रीष्म काल में मिट्टी के बर्तन क्या रहते हैं? ठंडा रहते हैं। क्या रहते हैं? ठंडा रहते हैं। बात समझ में आता क्या? क्योंकि उसमें आप देखिएगा मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें देखिएगा, जैसे मिट्टी का घड़ा है ये, इसे सतह पर लगेगा कि पानी का बुलबुला ऊपर में महसूस होगा, तो उसी कारण से होता है। वाष्प जो बन के निकलता है ना, तो उसी होकर के निकलता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए वाष्पन के कारण से जो ग्रीष्म काल में मिट्टी के बर्तन में रखे हुए जल ठंडा लगता है। चलिए, अगला प्रश्न है, धातु सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है। सही बात है। धातु जितनी भी, देखिए ये धातु है, क्या धातु है? ये धातु है। तो ये धातु ठोस है की तरफ है कि गैस है? ठोस है। वही कह रहा है कि धातु जो है, आपको धातु सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है ना? कैसी प्रकृति होती है? ठोस होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? जरा ध्यान दीजिए, कह कि कमरे के ताप पर आपको द्रव रूप में जो पाई जाती है, कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, वो धातु का नाम पूछ रहा है कि वह कौन सी धातु है। जब धातु पूछेगा तो पारा। बहुत अच्छा से बताए थे, ये ट्रिक बताए थे ना, है ना? पारा नहीं बताए थे? तो पारा जो है वो क्या है? धातु है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर पारा हो जाएगा, यानी कि Hg हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है। इतना लाइन जो लिखा है वो फालतू बात है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? देखिए, इतना बात क्या है, सब फालतू है, इसको हटा देंगे। स्टेनलेस स्टील में आपको, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ? आयरन को, ये जो स्टील का जो बर्तन है उसमें लोहा की भी मात्रा रहती है और लोहा के साथ साथ उसमें क्या चीज मिला हुआ रहता है? तो याद रखिएगा, उसमें दो और चीज रहता है। एक रहता है निकिल और दूसरा रहता है Cr यानी कि क्रोमियम। बताइए क्या सब रहता है? निकेल, क्रोमियम। हाँ, निकिल, क्रोमियम और लोहा, यानी कि स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन ये यूज करते हैं उसमें क्या सब रहता है? लोहा, निकिल, लोहा, निकिल और क्रोमियम। लोहा, निकिल और क्रोमियम। लोहा, निकिल और क्रोमियम। बताइए स्टील के बर्तन में क्या सब रहता है? लोहा, निकेल, क्रोमियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH जो होती है, ध्यान रखिए। देखिए, आपके जठर ग्रंथि से जो एक रस निकलता है, जठर रस, उसकी अम्लीयता, सॉरी, उसका pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जठर रस जो होता है, जठर रस जो होता है ना, उसका pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जठर रस, देखिए, जठर रस का जो अम्लीयता होता है कितना होता है? 7 से कम होता है। बताइए, 7 से कम और किसी चीज का होता है? हाँ, बताइए, अम्ल का pH मान क्या होता है? और उदासीन मिलन का pH मान 7 होता है। उदासीन मिलन pH का देखिए, अब यहाँ पर दंत क्षय से संबंधित है। दंत क्षय का मतलब होता है किसी किसी व्यक्ति को देखेगा दांत जो है घिसने लगता है, छोटा छोटा हो जाता है, उसी को कहता है दंत क्षय होना। बहुत सारा मार्केट में सस्ता वाला कोलगेट आता है, वो जो सस्ता वाला कोलगेट आता है, तो वो सस्ता वाला कोलगेट से आप धोइएगा उससे क्षय होता है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए सस्ता कोलगेट नहीं धोइए। रामदेव बाबा का जो है ना, गोमूत्र मिला करके जो बनाया है वो वाला ना, पतंजलि का जो एडवांस है, क्या नाम है उसका? दंत कांति, वो सब यूज कीजिए। बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा होता है, दांत घिसेगा नहीं इससे। तो वही बता रहे थे आपको हम कि लोकल वाला जो है उसे करेंगे ना, या बहुत सारे कारण से दांत का क्षय होता है। दांत का जब pH मान कम जाता है, दांत का जब pH मान कम जाता है, उससे भी दांत का क्षय होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अब शरीर, अगर किसी मनुष्य के शरीर में बीमारी हो जाता है, शरीर का क्षय होता है ना, वजन कमता है ना, शरीर कमता है ना, मांस कमता है ना, उसी तरह से दांत का भी क्षय कब होता है? जब उसका pH मान कम जाता है या बढ़ जाता है। कमेगा फिर भी, बढ़ेगा तभी, दोनों में क्षय होगा। ठीक है, तो दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से, मतलब कि रेगुलर, नियमित मतलब रेगुलर रूप से, है ना, दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, और सामान्यतः काम में लाए गए टूथपेस्ट जो होती है, टूथपेस्ट जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। यानी कि आप जो टूथपेस्ट धोते हैं, मतलब दांत जो धोते हैं, बात समझ में आ रहा है? तो वो उसकी प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति मतलब उसका स्वाद कैसा होता है? वो उदासीन होता है, न खट्टा न मीठा, वो उदासीन होता है। कोई स्वाद ही नहीं लगेगा आपको उसमें। आप उसको चेक करके देखिएगा, उसमें कोई स्वाद नहीं लगेगा, न मीठा न खट्टा, इसलिए उसको उदासीन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि आप यहाँ पर जो प्रश्न अभी देखिए, प्रश्न कितना लॉन्ग किया है ना, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। प्रश्न इसका बस इतना ही था कि टूथपेस्ट जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। बात समझ में आ रहा है? ये जो प्रश्न है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो क्या है? ये सब आपको फालतू दे दिया है। तो इसलिए आप लोग भी घबराइएगा मत एग्जाम में। जब एग्जाम में जाएंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो एग्जाम से आपको डरना नहीं है। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम से आपको
ठीक है, तो बच्चे आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप लोग सही बताए थे। यह इसका आंसर उदासीन नहीं होगा, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर उदासीन दे दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्षारकीय होगा या क्षारीय होगा, बात बराबर है। तो याद रखिएगा कि टूथपेस्ट जो होता है ना, टूथपेस्ट मतलब मुंह धोने वाला दंतमंजन जो होता है, टूथपेस्ट का हिंदी क्या होगा? दंतमंजन। दंतमंजन। तो वो जो दंतमंजन होता है उसका स्वाद कैसा होता है? उसकी प्रकृति कैसे? क्षारीय होता है। अगर नहीं याद रहे तो ऐसा समझ लीजिए कि टूथपेस्ट अगर दंतमंजन मंगाना हो तो किसी छौड़ा को देंगे कि थोड़ा दंतमंजन ला दो, तो छौड़ा से याद हो जाएगा आपको क्षारीय या क्षारकीय। तो बताइए टूथपेस्ट का स्वाद कैसा होता है? क्षारीय होता है। आपका अगला प्रश्न है, पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर बसा देते हैं, क्या देते हैं? तो यह उदाहरण दर्शाता है किसका? संकलन अभिक्रिया को। किसको? संकलन अभिक्रिया को। एक बार प्रश्न फिर से समझिए। पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर, ध्यान दीजिए, पैलेडियम अथवा निकेल क्या है? पैलेडियम अथवा निकेल उसके उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिकृत कराते हैं। पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में, पैलेडियम या को ही हम लोग निकेल भी कहेंगे, पैलेडियम अथवा निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जो अभिकृत कराते हैं, अभिकृत का मतलब होता है अभिक्रिया कराना। तो हम जो अभिक्रिया कराते हैं इससे आपको जो बनता है ना, तो ये जो बनता है वो उस कौन सी क्रिया है? संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? हाँ, संकलन अभिक्रिया को दर्शाता है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए किसके सापेक्ष क्या करते हैं तो दर्शाता है। तो पैलेडियम यानी कि निकेल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन को अभिकृत कराते हैं तो आपको कौन सा उदाहरण दर्शाता है? संकलन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संकलन अभिक्रिया। अब आपका अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसमें कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? ठीक है, ऑक्सीजन है, जल है और शर्करा है। ध्यान दीजिए प्रश्न पर, कहता है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है और कौन सी सही व्यवस्था को निरूपित किया जाता है? तो देखिए ऑक्सीजन, जल और शर्करा के बीच में आपको कह रहा है कि आकर्षण बल जो होगा वो सबसे ज़्यादा किसमें ज़्यादा होगा, है ना? उनके मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि आकर्षण बल पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो होगा, सबसे कम जो होगा किस में होगा? ऑक्सीजन में। आकर्षण बल सबसे ज़्यादा कम किस में होगा? ऑक्सीजन में। और सही बात है। देखिए गैस में ऑक्सीजन जो मतलब आकर्षण बल जो होता है वो कम होता है, द्रव में उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ठोस में क्या होता है? पूरा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बता देते हैं, ये लकड़ी है तो लकड़ी ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ठोस है। ये मजबूत क्यों है? ठोस क्योंकि इसमें आकर्षण बल जो है, हाँ, इसके अंदर में एक होता है बल जिसको कहता है अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या कहता है? अंतराण्विक आकर्षण और यह अंतराण्विक आकर्षण बल जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा ठोस होगा। तो देखिए लकड़ी मजबूत है, इसका मतलब इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है? अधिक है। अब इससे थोड़ा सा कम होता है किसमें? पानी में। और उससे भी कम होता है किसमें? गैस में होता है। तो गैस में ना ऑक्सीजन आ गया। तो वही बात है, प्रश्न कह रहा है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्थित किया गया है? तो देखिए ऑक्सीजन में सबसे कम, उससे ज्यादा जल में और उससे ज्यादा शर्करा में। तो यहाँ शर्करा है तो ठोस भी ले सकते हैं, यहाँ शर्करा है तो शक्कर ले लीजिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए आपका अगला प्रश्न है, आयोडीन से संबंधित है। तो बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। और आयोडीन का टिंचर का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? घोल होता है, विलयन होता है। आयोडीन का घोल प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? ये जो विलयन है वो किसको घोलने पर बनता है? तो अल्कोहल में आयोडीन घोलने पर बनता है। अल्कोहल में आयोडीन घोलने पर बनता है। बताइए आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है और यह विलयन जो है निम्नलिखित में से किसकी घोलने पर बनता है? तो अल्कोहल में आयोडीन। प्रश्न को जरा समझिएगा, कहता है कि आयोडीन का टिंचर मतलब विलयन प्रतिरोधी गुण रखता है। आयोडीन का जो विलयन है वो कैसा गुण रखता है? प्रतिरोधी गुण रखता है। एक प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है, यह विलयन निम्नलिखित में से, इसको तो कट कर देंगे, यह किसको घोलने पर बनता है? तो आयोडीन में जो कह रहा है कि आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण, जो आयोडीन में हम क्या घोलेंगे? तो अल्कोहल में यदि आयोडीन घोलेंगे, अल्कोहल मतलब शराब में यदि आयोडीन को घोलेंगे तो इससे क्या बनेगा बताइए? तो इसमें प्रतिरोधी गुण बनता है। क्या बनता है? प्रतिरोधी गुण बनता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? ठीक है, तो समांगी प्रकृति के जो है वो आपको 1 और 4 के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि बर्फ और वायु। ध्यान दीजिए, बर्फ और बौ से बर्फ है, बौ से वायु है। बर्फ और वायु जो है वो समांगी प्रकृति के हैं। समांगी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, लोहा में पानी मिलाएंगे मिलेगा? लोहा के टुकड़ा में पानी मिला के घोलेंगे मिलेगा? नहीं घुलेगा। चीनी और पानी को घोलेंगे मिलेगा?
चीनी या पानी घुल जाएगा, इसका मतलब चीनी और पानी समांगी हुआ। उसी तरह से बताइए पेट्रोल और डीजल समांगी मिश्रण की विषमांगी है, समांगी मिश्रण है। पेट्रोल डीजल मिल जाएगा, सब पानी में डीजल नहीं मिलेगा तो समांगी है नहीं। अच्छा बालू, चिकनी मिट्टी में बालू मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वही बात है कि समांगी प्रवृत्ति का कौन है, तो देखिए मृदा और लकड़ी, मिट्टी में लकड़ी मिलाएंगे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बर्फ में अगर वायु को मिला दे, हवा को, तो मिल जाएगा ना। अरे हवा से अभिक्रिया करता है तभी तो बर्फ क्या बन जाता है, पानी गल जाता है। ठीक है, तो इसलिए समांगी मिश्रण का उदाहरण है बर्फ और वायु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से इसको कट कर देंगे, भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आपको सबसे पहले लोह धातु का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहा को पिघला करके फिर लोहा बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तीसरा है आपको एक लोहे के छड़ को मोड़ना, एक लोहे के छड़ को यदि मोड़ देते तो फिर उसको आप सीधा भी कर सकते हैं। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, मतलब जब किसी वस्तु को दूसरे अवस्था में बदल देते हैं, आप फिर उस पहले वाला अवस्था में ले आते हैं, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन वही दूध से दही बनता है, तो क्या दही को दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है, और जिसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन है। तो 4 नंबर में जो लोह धातु से तार खींचना, देखिए अब लोहा में से तार खींच लेंगे, लोहा में से छोटा छोटा हम तार के जैसे बना लेंगे, फिर उसी को जोड़ जाड़ करके हम बना देंगे कि नहीं, गला करके एक लोहा का गट्ठा। ठीक है, तो वही बात है कि भौतिक परिवर्तन क्या सब है, तो लोह धातु का पिघलना, लोह धातु को मोड़ना, और लोह धातु को तार खींचना। अच्छा बताइए लोहे में जंग लगना, ये भौतिक परिवर्तन है? कैसे है? तो कैसे बोल दिए है? लोहे में जंग लगेगा तो क्या जंग से फिर लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, खराबी नहीं हो जाता है, उसमें लोहा ऑक्साइड बन जाता है, Fe3O4। अगला है आपका निम्नलिखित परिघटनाओं में कौन सा समुच्च है जो ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। देखिए बता रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें ताप बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। सही बात है। आप क्या कीजिए कि जब चूल्हा पर खाना बनाने के लिए जाते हैं, जब शुरुआत करते हैं तो उस समय भाप निकलता है, हाँ लगता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है, लेकिन जब ज्यादा ही ताव देते हैं तो ज्यादा भाप निकलता है। तो बताइए ताप बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भाप निकलने की प्रक्रिया बढ़ा कि नहीं? अच्छा विलयता मतलब घुलना, जब ताप देते हैं ज्यादा तो चीनी जो घोलते रहते हैं तो जल्दी घुलता है कि नहीं घुलता है, तो टेम्परेचर विलयता जल्दी होता है ना। फिर है विसरण गैसों का संपीड़न, ये तीनों प्रक्रिया जो है आपको ये ताप बढ़ने पर आपको बढ़ता है और ताप कम होने पर यह घटता है। बात समझ रहे समझ रहे हैं? ठीक है, तो बताइए ताप बढ़ने पर क्या सब बढ़ेगा? वाष्पन, विलयता, विसरण, विसरण गैसों का संपीड़न है। क्या है? विसरण गैसों का संपीड़न। बताइए ताप बढ़ने पर क्या सब बढ़ेगा? विलयता और विसरण गैसों की संपीड़नता। तो आप बताएंगे कि परमाणु का जो मॉडल है, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? बताइए। परमाणु का प्रथम मॉडल पुरस्कार यानी कि सबसे पहले जो है हम लोग नाम लेते हैं परमाणु के 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब 1 नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर किसका आविष्कार हुआ? इलेक्ट्रॉन का। किसका आविष्कार हुआ? इलेक्ट्रॉन का। इसका आविष्कार किसने किया? जे थॉमसन ने किया। दूसरा स्थान पर प्रोटॉन का, तीसरा स्थान पर न्यूट्रॉन का। याद रखिएगा कि परमाणु का जो प्रथम मॉडल है, पहला बार जो बनाया गया, उसका नाम पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। बात समझ में आ गया? चलिए अब बताइए कि प्रोटॉन का खोज किसने? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने किया। ठीक है। अच्छा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए, तेल का जो नमूना है मतलब तेल समझ लीजिए, लंबा समय तक ताजा रखने के लिए निम्नलिखित में से, इसको तो कट कर देते हैं हम लोग, कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? अगर तेल को आपको अधिक समय तक सुरक्षित उसको रखना है तो किस गैस का प्रयोग कीजिएगा? एक हीलियम का और दूसरा दूसरा नाइट्रोजन का। बताइए किसका? हीलियम, नाइट्रोजन। हाँ, क्या चीज सुरक्षित रखने के लिए? तेल को सुरक्षित रखने के लिए, नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए किस गैस का प्रयोग कीजिएगा? हीलियम और नाइट्रोजन का। हीलियम और नाइट्रोजन का। बताइए हीलियम का संकेत क्या होगा? नाइट्रोजन का क्या होगा? N2। चलिए अगला है एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा, है ना। एक विद्यार्थी के हाथ पर क्या गिर जाता है? सांद्र अम्ल। क्या गिरता है? सांद्र गिर जाता है। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे मार देंगे। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोना चाहिए। हाथ को क्या करना चाहिए? जल की अधिक मात्रा से धोना चाहिए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक दवा के रूप में है कि अगर आपको सांद्र अम्ल गिर गया है आपकी बॉडी पर, सांद्र अम्ल गिर गया है, नहीं तो समझिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, तेजाब जिसको कहते हैं, एसिड,
अगर वो अम्ल गिर गया है तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको सबसे पहले पानी से जल्दी धोइए, अधिक पानी से धोइए, मतलब ज़्यादा देर तक धोइए। और दूसरा में है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाइए। पेस्ट मतलब क्या होता है बताइए? पेस्ट का मतलब मलहम होता है, तो वो पेस्ट लगाना चाहिए। बात समझ में रहा है? पेस्ट का मतलब क्या होता है? मरहम होता है, मरहम होता है, मलहम नहीं, मरहम। बात समझ में रहा है? तो ये जो है आपको हाथ को जो है सो जल से धोना चाहिए और उस पर मलहम लगाना चाहिए। किसका मलहम? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। चलिए अगला प्रश्न है ना, लास्ट सेकंड प्रश्न है, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये पूछ रहा है किसके बारे में? लवण। लवण का मतलब बताएंगे नमक। और नमक रसोई घर में हम यूज करते हैं खाना बनाने में। करा इसके अलावा और कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग? तो इसके अलावा हम लोग दहावन सोडा में, यानी कि धोने वाला सोडा में भी नमक का मात्रा रहता है। इसीलिए देखिएगा, धोने वाला सोडा से अगर कपड़ा जब खींचते हैं आप लोग, या फिर आप जो सर्फ से जो खींचते हैं, तो कपड़ा अगर ज़्यादा खींचेगा ना साबुन से तो जल्दी आपको फट जाता है कपड़ा, इसी कारण से, क्योंकि नमक की मात्रा होती है। तो याद रखिए कि धावन सोडा जो है ना, धावन सोडा क्या चीज? धावन सोडा। तो धावन सोडा में आपको जो है क्या होता है? नमक की मात्रा होती है। और साथ में आपको 3 नंबर जो है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा में तो नमक की मात्रा होती ही है। अगर नहीं याद रखे तो ORS का जो घोल है उसमें भी खाने वाला सोडा रहता है। और खाने वाला सोडा को ऐसे ही ऑलरेडी खा के देखिए नमकीन लगेगा आपको। तो बताइए कि ये जो लवण है, नमक है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? खाने के सोडा में, खाने के सोडा में, धोने के सोडा में, और साथ में रसोई घर में। बात समझ में आ गया? चलिए अगला है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से, इसको तो कट कर दीजिए, कौन सा कथन सत्य है नहीं है? ठीक है, तो ये सत्य नहीं है, डी वाला इसको हम छोड़ देंगे, ये तीनों हम पढ़ लेंगे, ए, बी और सी। तो देखिए, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता। परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनके अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। जिनसे क्या सब निर्माण होता है? परमाणु से क्या बनता है? अणु बनता है और आयन बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है और आयन बनता है। परमाणु सदैव उदासीन होते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। परमाणु हमेशा क्या रहते हैं? उदासीन। परमाणु हमेशा क्या रहते हैं? उदासीन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अब चाहते हैं कि अगला वीडियो आप